जैसे हम इस कार्यक्रम के लास्ट स्टेज पर पहुंच रहे हैं, चंद मिनटों में हमारे साथ अनिल कुमार भदौरिया जी होंगे। आप एक एग्रीकल्चर में वो बड़े नाम हैं जिनको आप हमेशा जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। अनिल कुमार भदौरिया जी के बारे में इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत लंबी उम्र हो अनिल कुमार भदौरिया जी। ऐसे तो मैं ये कहूँगा कि वो आ रहे हैं, मैं कहूँगा वो तो ऑफिशियली ही इज़ PS2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर कैलाश चौधरी जी, लेकिन अनिल कुमार भदौरिया जी तो मल्टी डायमेंशनल है, प्रोफेसर हैं। अनिल कुमार भदौरिया जी वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अनिल कुमार भदौरिया जी नीति आयोग में भी अपना योगदान दे चुके हैं। मैं इनके बारे में जितना कहूँ, एवरी टाइम आई लिसन टू हिम, जब भी मन नहीं लगता मैं इनके पास चला जाता हूँ, बैठ जाता हूँ और इनको पोक करता रहता हूँ। ये अपना काम करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं कहते कि भाई तुम चले जाओ, मुझे काम करना है। तो थैंक यू जनन जी फॉर गिविंग मी दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी टू मी टू टॉक टू अनिल कुमार भदौरिया जी। सर, मैं भूमिका तो पहले बना लिया आपकी अनुपस्थिति में। अब सर मैंने ये भी एक्नॉलेज कर लिया भरी सभा में कि जब एक दिन हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आज जितनी भी है 25 साल में जहाँ जाएगी उसके लिए खाद्यान्न की चिंता कौन करेगा। कितना बड़ा ये सवाल है। आप प्रोफेसर भी हैं, नीति आयोग में भी आपने योगदान दिया सर। बहुत बड़ी बात है और ये बहुत सीरियस बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन इज द एग्रीकल्चरल और फूड एस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट ऑफ फूड, मीट, एग्रीकल्चर, अंडे, गेहूं, चावल, बाजरा जो भी है, उसका उस रफ्तार से मूवमेंट है या नहीं। प्लीज गिव अस अ रियलिस्टिक असेसमेंट सर। उपस्थित मंच पे आसीन प्रणब मुखर्जी, और चूँकि मैं विलम्ब से आया हूँ, मुझे ये है सुबह से ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है, कई दिन से तैयारियाँ की थी। हर लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है और मुझे लगता है कि प्रणब मुखर्जी का ये प्रयास आने वाले समय में पॉलिसी के मंथन और समग्र विकास, जिसमें कृषि विकास भी है, को दिशा देगा। और सबसे पहले वो बधाई के पात्र हैं। और जो यहाँ श्रोता इस हाल में बैठे हुए हैं NDMC में, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आपने मुझे मेरे बारे में ज़्यादा ही कहा है, हालांकि मैं भारत सरकार की सेवा में और उसके पहले मैं विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय की सेवा में रहा। यहाँ आने के बाद में मुझे नीति आयोग में एडवाइज़र एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का भी मुझे दायित्व मिला। मैंने उसको निभाने की कोशिश की। उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ भारत सरकार से। सेवानिवृत्ति के बाद भी अभी मैं 7 माह से मंत्री जी के, राज्य मंत्री महोदय के
पीएस का दायित्व निभा रहा हूँ। आज का जो सम्मेलन का विषय है, चूँकि अब समापन की वेला है और ये वैलिडिटी फंक्शन है, मैं ये ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे देश की जनसंख्या के बारे में हमेशा ही चर्चा होती रहती है और हर आदमी को ये मालूम है कि हमारी आबादी 140, 150 और ये 2049 तक हमारी आबादी वर्तमान जो ग्रोथ रेट है उस पर बढ़ती रहेगी। ऐसा स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स हैं कि हमारी आबादी 2049 तक बढ़ेगी। आबादी बढ़ेगी तो हमारा पर कैपिटा एग्रीकल्चर में कंजम्पशन भी बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन होता है वो इनकम इलास्टिक होता है, उसमें क्वालिटी भी इन्वॉल्व होगी और क्वालिटी में भी क्वालिटी के साथ साथ में क्वांटिटी भी होगी। तो ये दोनों हमारी रिक्वायरमेंट आगे बढ़ने वाली हैं। वर्तमान में जो हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो करीब करीब 32.3, लास्ट ईयर का जो एस्टिमेट्स है वो 32.3 करोड़ टन, मैं मिलियन में नहीं बता रहा, 323 मिलियन टन था फूड ग्रेन्स का। फूड हॉर्टिकल्चर भी हमारा 342 मिलियन टन हुआ। और जो निर्यात में वृद्धि हुई हमारा लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के करीब करीब हमारा 50.5 समथिंग बिलियन डॉलर हमारा जो एक्सपोर्ट भी हुआ। उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी फूड चेन में नहीं है। जैसे बफेलो मीट हमारा बड़ी मात्रा में निर्यात होता है, भारत में एक कॉमन आदमी की फूड चेन में नहीं है। सी फूड और सी प्रोडक्ट हमारे बड़ी मात्रा में निर्यात होते हैं। ये दोनों मिलके ही 1 लाख करोड़ के करीब करीब हो जाता है। तो ये बासमती है, बासमती हम लोग 40-50 हज़ार करोड़ का निर्यात कर रहे हैं, या हमारी अफोर्डेबिलिटी के कारण है या सरप्लस है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ डिबेट। लेकिन मेरा यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में चूँकि आने वाले 25 साल और अमृतकाल की चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें उस किसान को एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लैंड का अभी सिनेरियो है 86% जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी जिनकी डिपेंडेंस केवल एग्रीकल्चर पे है, उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन नहीं आ सकता कि वो कल ट्रैक्टर खरीद लेंगे या स्पेस बेस्ड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब उनको ग्रुप में और कलेक्टिव्स के माध्यम से ग्रुप बना के या कोऑपरेटिव्स या एफपीओस एफपीसी के माध्यम से तो उनके पास में चीज़ों को मुहैया कराई जा सकती हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ये उनके लिए अभी कठिन समय होगा। इन छोटे छोटे जोत वाले किसानों के साथ साथ में हमको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उनको उत्पादन पे भी सहायता दें। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग वो वॉलंटरी है और वो अपनी गति से बढ़ेगी, और यूएस या चाइना या दूसरी बड़ी एग्रेरियन कंट्री हैं उनमें भी ऑर्गेनिक वो इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास में बहुत एक्सपेरिमेंटेशन की गुंजाइश नहीं है। हमको फूड सप्लाई तो 100% एश्योर्ड रखना ही पड़ेगी, क्योंकि हम तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक हैं। ईस्टर्न रीजन में है, हमारा पेस्टिसाइड कंजम्पशन 500-600 ग्राम है। चाइना और यूएस जापान सबका 20-20 किलो है पर हेक्टेयर। तो ये ये मंथन ये है कि हम 2047 तक 2047 में हमारी 100 वर्ष हो जाएंगी। अभी अमृतकाल है, 2049 तक जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो हमें बराबर उस गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके से हमें अपने फूड ग्रेन और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में
बढ़ोतरी रखना पड़ेगी। हमारे 2 खाद्यान्न बड़े हैं, राइस एंड बीट्स, जिनके ऊपर हमारी निर्भरता है। 13 करोड़ टन हम करीब चावल पैदा करते हैं, 11 करोड़ टन हम गेहूं कर रहे हैं, तो ऐसे मिला के 24 करोड़ आउट ऑफ 32 हमारा यही हो जाता है। तो ये 2 फूड ग्रेन पे हमारे में शोध, संरक्षण और प्रसार, ये तीनों साथ साथ, चाहे टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो या मैनुअल हो, क्योंकि अभी तक जो जितने भी हमारा फूड ग्रेन है उनमें ज़्यादातर जो वैरायटीज़ या हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैनुअल एफर्ट ड्रिवन है। हमारी जीएम जो जिसमें हम लोग जीन एडिटिंग के लिए अब हमने अलाउ किया है, लेकिन जीएमओ हमारे यहाँ है नहीं इन दोनों में, तो हमारे जो एफर्ट है वो मैनुअल है। तो इसलिए हमें कंजर्वेशन अपने ट्रेडिशनल चीज़ों का रखना पड़ेगा, सीड्स का। हमें जो इन 2 क्रॉप्स पे है, क्योंकि अगर ये 2 की सप्लाई हमारे पास बनी रहेगी हम फूड सिक्योर बने रहेंगे। दाल हम अभी आज की तारीख में 27 मिलियन टन कर रहे हैं, 26 हो जाएगी तो लोग उसको डाइल्यूट करके या पानी मिला के खा सकते हैं, लेकिन गेहूं और चावल हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये एक बड़ा हिस्सा रहना है। और इसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत एक्सपेरिमेंटेशन न करके इसमें केवल ग्रोथ करने के लिए भी जो भी साइंस के ड्राइवर्स हैं दे शुड बी प्रमोटेड और एनकरेज। तो हम, और जो देश फूड इनसिक्योर होता है उसकी बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाती है। तो इसमें ये कई फोरम पे मैंने सुना, मैंने बोला भी है, आज भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा हो, ये तो मैं आप सामने बता रहा हूँ। हमको निरंतर कभी एक तो ये हम ये न कहें कि हम बहुत सरप्लस हैं, और तमाम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हम फूड सरप्लस हैं। हम बहुत सरप्लस नहीं हैं। हम एक आध करोड़ टन हम चावल निर्यात कर पाते हैं, वो भी अब बढ़ा है, अदरवाइज वो भी नहीं था। गेहूं भी हमारा अभी तमाम जियोपॉलिटिक्स चेंज जो हुए हैं अभी यूक्रेन में या और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, उधर यूरोप में, तो ये सरप्लस की डेफिनेशन, क्योंकि यूएस में अकेला मक्का 30 करोड़ टन होता है, वो कभी नहीं कहते हमारे पास सरप्लस। हमारे पास में पूरा खाने का, जबकि वो मक्का खाते नहीं। हम 32 करोड़ फूड ग्रेन पे सरप्लस बोलते हैं। तो इसमें कई सबका अपना अपना है। मुझे सीनियर लोग जो पॉलिसी मेकर हैं उनके रमेश चंद जी के साथ काम करने का मौका मिला। गुलाटी जी से भी रेगुलर चर्चा होती रही, और दूसरे देश विदेश में जो जाने माने सबके साथ में इंटरेक्शन में रहा। मेरी अपनी सोच ये है कि हमारे यहाँ तमाम ये चर्चाएं होती हैं, जनरल पब्लिक में ये बता दिया गया है कि हम पैडी में वो 3 से 5 हज़ार लीटर पानी लगता है तब 1 किलो चावल बनता है। 1 किलो हम लोग भैंस का मांस निर्यात करते हैं 40-50 हज़ार करोड़। 1 भैंस किलो मांस निर्यात पैदा करने के लिए हमारा 25 हज़ार लीटर पानी लगता है, और हम उसको नहीं रोक रहे। दूसरा, हमारे यहाँ संयोग से भैंस तो गर्मियों में भी पानी पीती है और ठंड में भी पीती है, जब बारिश नहीं होती तब भी पीती है। लेकिन हमारे यहाँ जो पैडी है 99% हमारा पैडी जो है हम करीब 4.25 करोड़ हेक्टेयर में करते हैं। 50, 60, 30, 40 लाख तो समर में होता है, और बाकी तो मेन खरीफ में ही है। हमारे यहाँ पे नदियाँ बह के समुद्र में जा रही हैं। वाटर मैनेजमेंट का इशू है। जिस समय धान की खेती लगाई होती है, जिस समय प्लांटिंग होती है, अगर आप पंजाब और हरियाणा यहाँ के सिनेरियो को, आइडियल सिचुएशन नहीं है ईस्टर्न पार्ट में, जहाँ वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार और उड़ीसा है, ये जो रीजन है, या ईस्ट कोस्ट में आंध्र प्रदेश है, ये यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट की समस्या है। एक तो ये कि नॉन ट्रेडिशनल एरिया में हमने गलत जगह खेती उसकी प्रमोट की प्रोडक्टिविटी के कारण। लेकिन हमको ये पैडी का प्रोडक्शन फूड सिक्योरिटी के लिए 2050 तक तो हमको पीछे भी नहीं देखना चाहिए अमृतकाल में, कि हम कहीं कंप्रोमाइज़ कर पाएँ कि हम अपने प्रोडक्शन को नीचे ले आए किसी कारण से।
क्योंकि इससे इंडिविजुअल लेवल पे फार्मर भी इफेक्ट होता है और देश भी इफेक्ट होता है, और आपकी फूड इनसिक्योरिटी में आप देश और दुनिया में अपनी बार्गेनिंग पावर को खो देते हैं। तो यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म से मेरा यही है कि हम जो जहाँ जिस फील्ड में जो लगे हुए हैं, मैं चूँकि एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, एलाइड सेक्टर की बात करें तो दूध का प्रोडक्शन हमारा बढ़ ही रहा है। हमने ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया हुआ है, हमारा 16-17 करोड़ टन वो भी पहुंच गया है। फिशरीज़ में हमें जो उम्मीद नहीं थी, हम उससे ज़्यादा उस पर काम किए हैं और हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। हमने हिंद महासागर में हमारे यहाँ पे जो फिशरीज़ में विशेष टूना मिलती थी, उससे टूना कमीशन में हमने अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है। तो भारत सरकार के तमाम इनिशिएटिव हुए हैं, उससे हमारे एलाइड सेक्टर में भी हमने अपने पोल्ट्री सेक्टर को प्रोटेक्ट किया है। जो यूएस वगैरह के जो इंपोर्ट सस्ते हैं उनको रोक के हमारा ओवरऑल फूड सिक्योर नेशन है। हमारा कोई भी ताना बाना इसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए कि हम फूड सिक्योर रहें, जो जहाँ जैसा जिसको भोजन चाहिए वो एबंडेंस में सप्लाई होता रहे। अगर ये मॉनसून हमारा एक बार फेल कर जाए, हमको परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। सच्चाई ये है कि हमको फूड सिक्योर नेशन रखने के लिए हमेशा प्रयत्न रखना चाहिए। सरप्लस होता है उसमें वैल्यू एडिशन करिए, और लग रहा है क्वालिटी ख़राब हो रही है तो इथेनॉल बना लीजिए। लेकिन कभी हम दूसरा ये है कि 3000-5000 लीटर की बात रबी में होती तो बेईमानी थी। रबी के सीज़न में बारिश नहीं होती, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट होता है। खरीफ में हमें वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा आज का यहाँ का आप सब लोगों से और अमृतकाल के लिए यही संदेश है कि हम जब बात करें तो अगर आप घर से मजबूत हैं तो आपको बाहर से भी समर्थन मिलता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन एडिबल ऑयल में हमारे लिए कठिन रहा है, वो हमारा हो नहीं सकता, इसलिए उसमें जो 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 इम्प्रूवमेंट जितना हो सकता है वो हो रहा है और आगे होगा भी। इन्हीं शब्दों के साथ प्रखर जी मैं विश्राम लूँगा, और मुझे मौका दिया यहाँ आने का, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मौका कहाँ दिया, हमने आपसे मौका चुरा लिया, और इसलिए भी चुराया क्योंकि आपने बेबाकी से as an academician you have stressed on the pointers that are important. ये कंसर्न है कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है अगले 25 साल में, तो हम कहाँ, क्या हमारा फूड असेसमेंट का साइकिल और फूड असेसमेंट का पोजीशन कहाँ है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये आपको कहीं अखबार में और कहीं न्यूज़ में नहीं मिलता है। दिस इज़ स्ट्रेंज, बट ऑल्सो we need to talk seriously about all these pointers. अब मैं सर, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, यदि आपकी इजाज़त हो तो उनका सम्मान करें। हमारे साथ सुनीत नरूला जी हैं, जिन्होंने सर मुझे कई सालों से मेरे साथ जुड़े रहे। अभी थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने, उनकी इंथुजियाज़म इतनी है कि उन्होंने कहा तुम्हारा प्रोग्राम है मैं ज़रूर आऊँगा। और इनकी अभी 6 महीने से इनका थोड़ा सा बहुत स्थिति भी ठीक नहीं था, बट मैं रोक नहीं पाया कि इनको बुलाने के लिए। मिस्टर सुनीत नरूला जी, ही इज़ अ मीडिया पर्सन, बट ऑल्सो he is also somebody who has a very open heart, and he has been very proactive in supporting the cause of he works with lot of MSME. उनको कैसे मीडिया में आना चाहिए, कैसे उनका सामान बिकना चाहिए, कैसे वो और आगे बढ़े। तो ये छोटी छोटी पहल है कि ऐसे ही 1000-10,000 लोग हमारे शहरों में हो जाएं और हमारे गांव में हो जाएं, तो शायद वहाँ से लोग प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उनके मार्केटिंग भी बढ़ेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लगेगा कि यार ये तो पैसे के लिए कर रहे हैं या सिर्फ कहने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। बिकॉज आई हैव वर्कड विथ हिम फॉर ऑलमोस्ट 6-7 years नाउ। हमारे साथ राजकुमार भदौरिया जी भी आने वाले हैं, 1 सेकंड में वो शायद आ रहे हैं।
इस बीच मैं आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहूँगा हमारे अपने सभी स्पॉन्सर्स का। It is also important to felicitate one of my oldest friend, who is also a photographer. We have known each other for 25 years. मैं क्या बोलूँ, जब हम दोनों ने अपनी पत्रकारिता, मैं अपनी पत्रकारिता और इसने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की थी, तो शायद हम दोनों बहुत लड़ते रहे क्योंकि हम दोनों बहुत जुझारू थे। लेकिन आज हम दोनों ने पूरी दुनिया देखी, दुनिया के कई देशों में गए, अपना जौहर का, अपने काम का सीखा भी, समझा भी और उसको निखारने की भी कोशिश की। और जब एंटरप्रेन्योर होता है कोई, तो सक्सेस इज़ नॉट बाय व्हाट ही रीचेज, वेयर ही रीचेज, इज़ सक्सेस बाय वेयर ही गोज़। और आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं इनके बारे में ये भी कहूँगा कि आदर्श सैनी जी के पिताजी पिछले 30-35 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं। लाइक फादर लाइक सन, दे आर द पायनियर इन न्यूज़ फोटोग्राफी, या कहिए कॉरपोरेट फोटोग्राफी, या कह लीजिए गवर्नमेंट फोटोग्राफी, या कह लीजिए इंडस्ट्री एसोसिएशन फोटोग्राफी। मैं महेंद्र जी और आदर्श जी को बुलाऊंगा स्टेज पे, और हमारे जो आज के वैलिडिक्टरी सेशन में डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह जी, सर महेंद्र सिंह राठौर प्लीज़।
और आपने अपनी सारी ज़िंदगी मीडिया में लगाई और सेवानिवृत्त के बाद आपने और ज़्यादा मीडिया एडुकेशन पे ध्यान दिया। कई जगह आप जब भी फुर्सत मिलता है, आई नो इट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू डू, बिकॉज जब आप सरकार के साथ काम करते हैं कितना टफ होता है, कितनी सिचुएशंस होती हैं, कितना एग्रेसिव होता है, कितना रिग्रेसिव होता है। थोड़ा सा आज मैं सोच रहा था हमारे इस प्रोग्राम में मीडिया के हमारे मित्र आएंगे, दो बड़े मित्र जो आपने नाम भी लिया, शायद और समय व्यवस्था नहीं बन पाई तो नहीं आ पाए। थोड़ा सा 2-4 मिनट यदि मैं पूछूं कि मीडिया स्टूडेंट्स अपने आप को कैसे व्यवस्थित करें, क्योंकि ये चकाचौंध का बिजनेस है। मेरे ज़माने में सर, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब मैं जर्नलिज्म में आया था तो मुझे जो मिला, रिसर्चर, रिपोर्टर, एनालाइज़र, डेटा एंट्री, जो भी मिला मैं करता रहा। और शायद इसी वजह से मैं इस विधा के सारे आयाम को समझ पाया। उस पर थोड़ा सा आई होप आई एम एबल टू explain to you because I don't want to use a certain cliche of words to talk all this crap, but I hope you understand कि कैसे हम लोगों को मोटिवेट करें, मीडिया के स्टूडेंट्स कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि ये चकाचौंध के बिजनेस है, टेलीविज़न, रेडियो जो भी है। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होगी, ये शायद हम इसको एक अलग मीडिया एडुकेशन के नाम से हम लेंगे जब तक हमारे एक और गेस्ट, आखिरी गेस्ट नहीं आ जाते। बट इसका मतलब ये ना समझे सर कि ये वो फिलर है। हम लोग ये कहते हैं टेलीविज़न में कि ये फिलर है, लेकिन ये फिलर नहीं है, ये प्रोमो है, बम्पर है। दरअसल ये मेरे दिल के बहुत करीब ये बात है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इस बात को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मीडिया एजुकेशन, दरअसल हम बहुत एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं पिछले 40-50 या 70 साल नहीं, बल्कि मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति जो जड़ों में और हमारे संस्कारों में और हमारे रक्त में प्रवाहित होने लगी, उसकी वजह से सारी दिशा बदल गई। अब धीरे धीरे वो चीज़ें परिवर्तित हो रही है, लेकिन वो जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसमें बदलाव नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब धीरे धीरे उसके परिणाम आएगा। लेकिन जो व्यावसायिक शिक्षा है, प्रोफेशनल जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें मीडिया भी है, अभी वहाँ मुझे ये चीज़ें पहुँचती हुई अभी नज़र नहीं आ रही। और मीडिया की बात मैं करता हूँ आपके सामने, क्योंकि आज नॉलेज के लिए हम ज़्यादा भाग रहे हैं, विजडम के लिए हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। विजडम या विवेक वो जो आपको नीर और क्षीर के बीच का फर्क बता पाए। तो नॉलेज का तो कोई एंड नहीं है, नॉलेज आप जितना मर्जी ज्ञान हासिल कर ले, पर उस ज्ञान का कौन सा ज्ञान आपके हित में है, कौन सा ज्ञान आपके अहित में या समाज के अहित में है, इस बात का अगर विवेक नहीं आपके अंदर है, विजडम नहीं है, तो ज्ञान बहुत घातक भी है, खतरनाक भी है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में, और मैं मीडिया की क्लासेस जब लेता हूँ या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन हो, कहीं भी मेरी बेसिक कोशिश यही होती है कि उनको मीडिया के प्रति एक समझ और समझ के साथ जिम्मेदारी का भाव ये उनके अंदर आए। बच्चे बहुत समझदार हैं, बच्चे बहुत फोकस्ड हैं। अगर ये बेसिक विजडम और समझ उनके अंदर आ जाती है तो वो डिसाइड कर लेंगे खुद की क्या देश के लिए हित में है, क्या उनके हित में है। हम फिर वो अपने आप उनकी जो भागा दौड़ी है वो कम होती जाएगी। मैं पिछले मेरे 32-33 साल का जो करियर है, लेकिन मैंने मन की बात के जो 8 साल 8.5 साल मैंने इसमें लगाए हैं, मेरे जीवन में मीडिया को लेकर सबसे बेहतरीन टाइम सीखने का रहा है, भारत को जानने का सबसे बेहतरीन टाइम रहा है। क्योंकि मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी मीडिया जिन बातों को कभी भी उस तरह से तरजीह नहीं देता, मन की बात में वो पॉइंट देश के किसी भी कोने के वो प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल करते हैं, फिर उसमें चर्चाएं होती हैं। और हम जानते हैं कि सिक्किम में क्या हो रहा है, हम जानते हैं दक्षिण में किस तरह की सोच और संस्कृति है, हम जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। तो ये समझ मन की बात को मुझे लगता है कि अब एक सब्जेक्ट के तौर पर मीडिया क्लासेस में पढ़ाया जाना चाहिए, उसका कैरिकुलम का हिस्सा बनना चाहिए कि मन की बात किस तरह से मीडिया के विद्यार्थियों को एक दिशा दे सकती है, एक विवेक दे सकती है, समझ दे सकती है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है आज की तारीख में। और चूंकि मैं तो खैर कई बार पढ़ता हूँ, कई बार डिस्कस करता हूँ, उस पर तमाम चिंतन उस पर होता है, और फिर उन संबंधित लोगों से बातचीत भी होती है डिटेल में, उनकी पूरी बैकग्राउंड की चर्चाएं होती हैं। तो मुझे मेरे देश को लेकर एक बड़ी समझ अलग तरह से मैं विकसित कर पाया, खुद अपने अंदर महसूस करता हूँ। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का इतना बेहतरीन एक जरिया है मन की बात, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं तो वो सिर्फ कुछ अपने इर्द गिर्द के मुद्दों को नहीं, महाराष्ट्र के संतों की बात करेंगे, दक्षिण के लेखकों की,
पुराने जो परंपराएं हैं या विरासत है उसकी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, तमाम अलग अलग जगह की चीज़ों को, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक जरिया बन सकता है। और मुझे कोशिश मेरी ये होती है कि मन की बात को यूथ के बीच में मैं चर्चा करूं, ज़्यादा करूं, ताकि वो उससे जुड़ पाएं। तो ये समझ नीर और क्षीर के विवेक का बहुत आवश्यक है, मुझे लगता है। दूध और छाछ में यही फर्क है। जो इस तरीके से आपने जो संधि विच्छेद किया या यूं सब्जेक्ट को बताया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मीडिया एक चकाचौंध के अलावा जो लेबर है, जो लेबर मांगती है, उसके लिए भी आदमी को तटस्थ रहना चाहिए, क्योंकि मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मीडिया रिसर्च भी है, मीडिया एक अपने आप को अभिव्यक्त करने का माहौल भी है, और मीडिया अपने आप को अपडेट रखने का भी बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है। प्लीज़ गो हेड सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। एंड वो शायद आज कहीं भी पूरी दुनिया में आपकी जो आज अपने मीडिया के बारे में कहा, वो शायद वो क्लिप हमेशा याद किया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। और मैं बिना वक्त ज़ाया किए कर्नल RKPS सिसोदिया जी, बेस हॉस्पिटल आर्मी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ एक बार मंच पर आएँ, ताकि उनका भी हम इस अवसर पर सम्मान कर सकें। और कर्नल साहब समय निकाल कर आए हम सबके बीच में। व्यस्तताएं उनकी स्वाभाविक सी बात है कि बहुत रही होंगी हैं, लेकिन फिर भी वो हम सबके बीच पहुंच पाए, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन भी मैं निवेदन करूंगा प्रणव प्रखर जी से कि वे और डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित हैं मंच पर, तो कर्नल साहब का स्वागत, अभिनंदन इस मौके पर करें। मैं सर कर्नल साहब से एक और बात यही कहूँगा सर, आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन और मेडिकल पे एक सेशन किया था। हम मिस कर रहे थे आपको, लेकिन आई अंडरस्टैंड आपको देश सेवा भी करनी है और पब्लिक का भी सेवा करना है। अब बेस हॉस्पिटल में हैं, वहाँ से यहाँ आना टफ है, लेकिन आप आए, इस प्रोग्राम का शोभा बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई फाइक में रिक्वेस्ट यू टू ऑनर सर। तो आपकी तालियां जरूर होनी चाहिए, करतल ध्वनि होनी चाहिए। स्वागत और अभिनंदन और वंदन यहाँ कर्नल सिसोदिया का, उनकी उपस्थिति के लिए थैंक यू वेरी मच सर, समय निकाल कर आ पाए। तो आभार कर्नल सिसोदिया का, बहुत बहुत आभार डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने इतना समय और इतनी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने रखी, क्योंकि कृषि क्षेत्र अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार का पूरा फोकस भी है उस पर। तो बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब का भी, आभार उन सभी का जिन्होंने जिस रूप में भी इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाई है। और मेरा ख्याल है आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है This is, we have come to the end. I hope I've tried, and the team that has worked, they have been supporting me all this while. Every individual who has been part of it, they have just been there for a cause that Pranav has initiated, thought process that Pranav has initiated. लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया सर। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो स्तब्ध हूँ कि आज ये प्रोग्राम जब हमने शुरू किया था और आज अब हम प्रोग्राम के एंड पे आए, कैसे समय निकला ये हमें पता नहीं चला, लेकिन पीछे जितना
जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको।